नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। वार दोबारा शुरू हो गया है, बल्कि ऐसा है कि वार कभी खत्म हुआ ही नहीं था। 2-3 दिन का बीच में ऐसा टाइम आया था जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन ईरान ने कल जॉर्डन के ऊपर अटैक किया। मैंने आपको बताया था आज की तारीख है 29 तारीख को जॉर्डन पर अटैक किया ईरान ने, और अब खबर यह आई है कि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर पलटकर अटैक किया है। और खास तौर पर केश्म, किश, काजेरुन, अहवाज, अबादान, शादेगान, अरवंद केनार, बुशेहर, जाम और खोरमुज को कहा जा रहा है निशाना बनाया गया है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर आई है इसके अलावा, जिसको बहुत गौर से सुनना और समझना जरूरी है, वो ये कि ईरान ने इस पूरे वक्फे में पहली बार एक अटैक जो किया है वो इजिप्ट के पास किया है, बल्कि आप कहें इजिप्ट के अंदर किया है। जो दमियता पोर्ट है वहां पर यह हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि अमेरिकी टैंकर्स थे, उनके ऊपर हमला हुआ है। वैसे तो आपको याद होगा कि सीजफायर के दौरान मुस्तफा खामनेई का एक बयान आया था कि अगर इस बार जंग होगी तो ये जंग मिडिल ईस्ट के खासतौर पर जो खाड़ी मुल्क हैं उनकी सीमा से बाहर जाएगी, उनकी चौहद्दी से बाहर जाएगी। तो बाहर ये चली गई है। यह अटैक इजिप्ट पे हुआ है। अब सवाल ये उठता है, और बहुत बड़ा सवाल है, कि आखिर इजिप्ट के ऊपर क्यों हमला किया ईरान ने। इजिप्ट तो इस पूरे मामले में कहीं से शामिल नहीं है। अगर इजिप्ट के मामले को आपको समझना है तो आपको नक्शा देखना होगा और अल्टरनेटिव रूट्स देखने होंगे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा रूट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। दूसरा एक छोटा रूट है बाब अल मंदेब का, और बाब अल मंदेब के ऊपर लगभग हूथी का कंट्रोल है। अब तो यह कहा जा रहा है कि हूथी भी टोल वसूलना चाहता है बाब अल मंदेब से, यानी बाब अल मंदेब से जो जहाज गुजरे वो हूथी को टोल देकर जाए। ये हूथी की प्लानिंग है, करूंगा बात उस पर भी। लेकिन दुनिया का तीसरा, मतलब उस इलाके का तीसरा और दुनिया के सबसे बड़े रास्तों में से एक रास्ता है सुएज कैनाल का। और स्वेज कैनाल वाला जो रास्ता है, उस रास्ते के लिए आपको यह भी पता है कि इजिप्ट बाकायदा टोल वसूलता है। देखिए, सुएज कैनाल की कहानी बहुत शानदार है। चूंकि मैं इतिहास का आदमी हूं तो याद दिलाता रहता हूं। यही वो कैनाल है जिसमें बर्तानिया का, ब्रिटेन का जो साम्राज्यवाद था, जो ब्रिटेन का साम्राज्य था पूरा, वो सारा का सारा डूब गया था। जो वार हुई थी इजिप्ट के साथ, जिसमें ब्रिटेन को कुछ मुल्कों का साथ मिला था लेकिन अमेरिका ने साथ देने से इनकार कर दिया था, उसके बाद ही स्वेज के ऊपर पूरा कंट्रोल इजिप्ट का आया था। और इंग्लैंड का सितारा जो डूबना शुरू हुआ वो डूब गया था बाद में पूरी तरह से, और अमेरिका उसकी जगह दुनिया का सरपरस्त बन के, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन के उभरा। अब ये जो स्वेज वाला रूट है ये काफी बड़ा रूट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज स्वेज से बिजनेस नहीं कर सकती। उसके लिए उनको लैंड रूट लेना पड़ेगा, और सऊदी अरबिया इस रूट को एक्सप्लोर करने के लिए एक पाइपलाइन बना रहा है, सुमेद पाइपलाइन जिसको कहते हैं, जो शुरू होती है सीधी केरी टर्मिनल से और आती है एन सुखना टर्मिनल तक। ये जो पाइपलाइन होगी ये जमीन के रास्ते की पाइपलाइन है, जिससे वहां का तेल सीधे एन सुखना टर्मिनल पहुंच जाएगा और फिर स्वेज के रास्ते दुनिया भर में जाएगा। उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप डेमियता पोर्ट की कंडीशन देखते हैं तो वैसे ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उससे काफी दूर है, लेकिन वो स्वेज के करीब भी जाता है और वो वहां तक जाता है जहां जाने के बाद ये बताना बड़ा आसान है कि जरूरत पड़े तो कल तुम्हारी ये पाइपलाइन भी हम खत्म कर सकते हैं। अब जब आपने इतना सुन लिया है तो यह बात आपके समझ में आ रही होगी कि सऊदी अरबिया इस समय किसी भी तरह से अपने ऑयल के लिए, अपने तेल के लिए एक अल्टरनेटिव रूट चाहता है। एक ऐसा रूट चाहता है कि उसके ऑयल को न तो बाब अल मंदेब से जाना पड़े, न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना पड़े, और वो पॉसिबल रूट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, स्वेज वाला रूट, जो मैंने आपको दिखाया कि सीधी केरी टर्मिनल से शुरू होगा और एन सुखना टर्मिनल तक तेल आएगा और वहां से फिर जहाजों में भर के सारी दुनिया में भेजा जा सकेगा। ये पाइपलाइन सऊदी अरबिया बनवा रहा है। ईरान का जो अटैक है वो अटैक यही बताने के लिए है कि सऊदी अरबिया की पाइपलाइन को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। दरअसल सऊदी अरबिया ने इराक के ऊपर जिस तरह से कल अटैक किया अमेरिका के साथ मिलकर, और उसके बाद सऊदी अरबिया के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं प्रिंस खालिद बिन सलमान, KBS,
वो जिस तरह से अमेरिका गए, जेडी वान से मुलाकात की और जेडी वान से मुलाकात करके तुरंत लौट आए, ये जो हुआ है सारा कुछ, ये यूं ही नहीं हुआ है। और जब ये सब कुछ चल रहा है, उसी बीच में ड्रॉप साइट ने एक खुलासा किया है और ये बताया है ड्रॉप साइट ने कि यमन के अंदर जनवरी 2012 में जो उस समय सऊदी रक्षा मंत्री थे सलमान बिन अब्दुल अजीज, ये जो हैं उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी को कहा था कि यमन के अंदर हूथियों को कमजोर करने के लिए एक नई लड़ाई शुरू किया जाए। हूथी बहुत ज्यादा बड़े ना हो सकें, इसलिए जो हूथियों से लड़ रहे हैं सलाफी सुन्नी कबीले, उनको पैसा दिया जाए, हथियार दिया जाए। हूथी आंदोलन और जो जैदी शिया हैं उनके बीच में झगड़ा पैदा किया जाए ताकि दोनों एक ना हो सकें। यानी यमन के अंदर जो फॉल्ट लाइंस थी उनको एक्सप्लोर करके, सलाफियों की मदद करके हूथियों को दबाने की प्लानिंग 2012 में की गई थी। और जो लेटर मिला है वो ये बताता है कि कहा यह गया था कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी को ये ना लगे कि इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ है और किसी को ये ना लगे कि ये शिया सुन्नी जैसी लड़ाई है। यह कस्सा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यह कस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ना केवल यमन में बल्कि बहुत सारी जगहों पर सलाफी और कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, सुन्नी ताकतें हैं, उनकी मदद करके सऊदी अरबिया ने भी मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसमें कम बड़ा रोल नहीं निभाया है। अब सऊदी अरबिया की प्रॉब्लम यह है कि उसके पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं। या तो वो ईरान के साथ सीधी लड़ाई में शामिल हो और इस बात के लिए तैयार रहे कि ईरान की मिसाइलें, ईरान के ड्रोन उसके यहां भी बरसें, या तो वो ईरान के साथ जो समझौता कहा जा रहा है हुआ है उसको और बढ़ाए और ईरान से यह अर्ज करे कि हूथियों के साथ भी कोई समझौता कराए। लेकिन हूथी तभी मानेंगे जब सऊदी अरबिया यमन के अंदर जो दूसरी गवर्नमेंट है जिसको वो सपोर्ट करता है उसको सपोर्ट करना बंद कर दे, और ये सऊदी अरबिया के लिए पॉसिबल नहीं है। अब कल जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट पर पीएमएफ पर हमला किया गया इराक के अंदर, जिसमें कई लोग हलाक हुए, और जो हमला सऊदी अरबिया और अमेरिका ने मिलकर किया, वो सऊदी अरबिया की मजबूरियों को ही बताता है। देखिए, अमेरिका के साथ उसके रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और अमेरिका की वो हमेशा मदद करता रहा है। सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच क्या रिश्ता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस जंग का नुकसान यह हुआ कि ईरान सऊदी अरबिया के अंदर तक घुस आया, उसके हथियार, उसके ड्रोन, उसकी मिसाइलें आराम से वहां के अमेरिकन एयर बेसिस पे बरसी और सऊदी अरबिया को समझ में आया कि अमेरिका हमें सिक्योर नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के साथ उसने सिक्योरिटी डील की है, लेकिन पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ खुल के आएगा, यह बड़ा मुश्किल। अब यह कहा जा रहा है कि हूथियों के खिलाफ एक इंटरनेशनल कुछ बना रहे हैं, कई मुल्कों को मिलाकर, उसमें कौन कौन से मुल्क होंगे पता नहीं, लेकिन लगता यही है कि पाकिस्तान उसमें शामिल होगा। हूथियों के साथ सऊदी अरबिया की लंबी लड़ाई चली है, 7-8 साल तक लगातार लड़ाई चली है और कोई फैसला कुन जीत नहीं मिल पाई है सऊदी अरबिया को। सारे पैसे, सारी ताकत के बावजूद हूथियों ने नाक में दम करके रखा है सऊदी अरबिया का। अब हूथियों ने रेड सी बंद किया है और कह रहे हैं कि हम वहां से टोल वसूलेंगे, तो वहां सऊदी अरबिया के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है कि उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान टोल मांग रहा है, यहां पर यमन टोल मांग रहा है, तो जाए कहां से। और यही वजह है कि इजिप्ट वाली जो पाइपलाइन है उसका काम तेज करने की बात हो रही है। लेकिन केवल पाइपलाइन का मामला नहीं है, असल दिक्कत यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरबिया का अपना एक डोमिनेंस रहा है। चूंकि बड़ा नेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सऊदी अरबिया के अंदर है, तो उसका एक खास तरह का डोमिनेंस रहा है और वो एंटी ईरान रहा है। अब ईरान ने जिस तरह से ताकत दिखाई है, सऊदी अरबिया के लिए एक दिक्कत यह भी है कि अगर ईरान इस जंग में फैसला कुन तरीके से जीतता है तो फिर उसका डोमिनेंस भी बहुत कमजोर पड़ जाएगा। सीरिया में ज्यों ही असद का शासन गया और जोलानी सत्ता में आया, सऊदी अरबिया ने उसके मदद का ऐलान किया, उसकी मदद की। और भी आपको जिस मुल्क में घुसेंगे वहां अगर दो फैक्शनों की लड़ाई चल रही है तो एक फैक्शन को आप देखेंगे सऊदी अरबिया का सपोर्ट जरूर है। अब ईरान को बदनाम किया जाता है कि ईरान रेजिस्टेंस करता है, ईरान जो है वो प्रॉक्सी पालता है और सब कुछ है, लेकिन ईरान ने जितने संगठनों को मदद किया है उससे कम की मदद सऊदी अरबिया ने भी नहीं की है। चाहे वो मैंने बताया यमन के अंदर हो, चाहे सीरिया के अंदर हो, आईएसआईएस हो, सबको सऊदी अरबिया के मदद के सबूत मिले हुए हैं। और इसके अलावा भी दुनिया भर में ढेरों आतंकवादी संगठनों को सऊदी अरबिया ने पाला है। यहां तक कि कश्मीर के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर भी सऊदी अरबिया का सपोर्ट पहुंचा है।
लेकिन उनको इसलिए कुछ नहीं कहा जाता है क्योंकि अमेरिका सऊदी अरबिया को सपोर्ट करता रहा है, जबकि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट से अमेरिका और इजराइल को बाहर निकालना चाहता है। इसलिए ईरान के जो साथ वाले हैं, जिनको प्रॉक्सी कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि ईरान इनको पालता है, उनके तो सब खिलाफ हैं, लेकिन जिनको सऊदी अरबिया पालता है उन पर अक्सर कोई बात नहीं होती है। तो जैसे जैसे ये वार आगे बढ़ रही है, सऊदी अरबिया के लिए भी पोजीशन लेना जरूरी हो रहा है। अब इनके रक्षा मंत्री जो गए थे अमेरिका, वहां से क्या बात करके आए हैं? क्या ईरान के खिलाफ जंग में सीधे शामिल होंगे या ईरान के मोर्चे पर पीस कराने की, शांति कराने की, सीज फायर करने की कोशिश हो रही है? ये तो थोड़ा बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हूथी वाला मामला जल्दी सुलझने वाला नहीं है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब जहां तक होर्मुज का सवाल है, आप देखेंगे होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल अभी तक पूरा बना हुआ है इन हमलों के बावजूद। आज जो हमले हुए उसमें बताया जा रहा है कि केशम आइलैंड जो है वहां पर एक रिहायशी इमारत में हमला हुआ है, जिसमें एक का हस्बैंड वाइफ और उनके 2 साल के बच्चे की मौत हुई है और 2 दूसरे बच्चे घायल हुए हैं। सेंटकॉम का यह कहना है कि जो वहां की IRGC है उसके ठिकानों को हमला बनाया है, कमांड सेंटर, मिसाइल, ड्रोन सेंटर्स और इस तरह की चीजों को निशाना बनाया है। ट्रंप ने कहा था कि जॉर्डन पे जो हमला हुआ है उसके बाद हम हमला करेंगे और हमला किया है, ठीक है, लेकिन उससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। और जाहिर सी बात है कि ईरान ने अभी इजिप्ट पे हमला किया है, हालांकि बहुत डिटेल्स उस पर नहीं आई हैं, खबरें आई हैं लेकिन बहुत डिटेल नहीं आई हैं। लेकिन अगले हमले तय है कि या तो जॉर्डन पे या इस तरह की कंट्रीज पर, खासतौर पर कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में से किसी कंट्री पर हमला वो करेगा। कतर के साथ आप देखिए, कतर पे वो हमले नहीं कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से यह खबर आ रही है कि कतर का एक जहाज वहां से गुजरा है। पिछले 3 हफ्तों में यह पहला जहाज था जो वहां से गुजरा है। LNG की पूरी खेप थी, यानी LNG था उस पर और LNG की जो खेप है वो गुजरी है और ये तेहरान के साथ कोऑर्डिनेशन में गुजरी है, यानी तेहरान ने जो रास्ता तय किया था उस रास्ते से गुजरी है। तो ये बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि कतर ने ईरान के साथ अपना एक समझौता किया हुआ है। कतर की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका फिलहाल नहीं कर रहा है और कतर को किसी भी तरह का निशाना फिलहाल ईरान नहीं बना रहा है। लेकिन जहां तक जॉर्डन का सवाल है, बहरीन का सवाल है और कुवैत का सवाल है, तो खबर यह आई थी, मैंने आपको बताया था कि कुवैत और बहरीन ने इस बार ईरान के ऊपर अटैक में बड़ा रोल निभाया है और कहा यह जा रहा है कि कुवैत और बहरीन ने ईरान के ऊपर अटैक भी किया है। तो जाहिर है जो अगला हमला होगा वो कुवैत या बहरीन या जॉर्डन पे होगा। जॉर्डन पे जो पुराना हमला यानी कल यानी 29 तारीख का हमला था, उसके बारे में ईरान की सरकारी टीवी जो है उसने कुछ दावे किए हैं। उसका कहना है कि जॉर्डन में जो मुआफ़क़ साल्टी एयर बेस है उस पर जो मिसाइली हमले किए गए थे वो एक खुफिया जानकारी के बाद किए गए थे। खातम अल अनाबिया की जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसको यह खुफिया जानकारी मिली थी कि इस एयर बेस पर अमेरिका ने A-10 अटैक एयरक्राफ्ट और F-15 लड़ाकू जहाज तैनात किए थे और यहां से ईरान के ऊपर अटैक की प्लानिंग थी। और ईरान का यह कहना है कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने एक सरप्राइज अभियान किया और इन सारे निशानों को तबाह किया। इन सारी जगहों पर जो हैंगर पे जहाजें थी उनको नुकसान पहुंचाया, लॉन्चिंग सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया और जिससे अमेरिका इस सेंटर का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं कर पाया। उधर ट्विटर पर तस्नीम न्यूज, जहां से ईरान की खबर मिलती है, उसके अकाउंट को उड़ा दिया गया है। ये काम लगातार चल रहा है, प्रो ईरान जो अकाउंट्स हैं उनको उड़ाया जाता है। लेकिन ये सब तो अलग, बड़ी बात यह है कि ये जंग जाएगी किधर। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, अलग से बात करके पूछते हैं कि अशोक जी ये जंग जाएगी किधर। अब भाई देखिए, ना तो मैं IRGC के हेडक्वार्टर में बैठता हूं और ना सेंटकॉम के हेडक्वार्टर में बैठता हूं, तो किसकी क्या प्लानिंग है ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं, अगर आप लगातार मेरे वीडियोस पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, तो आपको पता है कि जिस समय सीज फायर हुआ था और सीज फायर के बाद जब बात सारी चल रही थी तो मैंने कहा था कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सीज फायर सक्सेसफुल होगा और जंग रुक जाएगी, लेकिन उससे बड़ी दूसरी पॉसिबिलिटी हमेशा यह है कि अगर अब दोबारा जंग शुरू हुई तो ये एक फॉरएवर जंग में तब्दील हो जाएगी, ये एक मुसलसल जंग में तब्दील हो जाएगी जो आसानी से रुकेगी नहीं। अब ये जो जंग है किधर जाएगी कोई नहीं जानता। ईरान सीधे सीधे कहता है कि भाई अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ के जाए, अमेरिका यहां पर बेस बनाकर क्यों बैठा है वो जाए। ईरान फलस्तीन की आज़ादी की बात करता है। ईरान जो है वो वजूद को, यानी कि इजराइल के वजूद को ही एक्सेप्ट नहीं करता है। और उधर
अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ईरान को तबाह, खत्म और नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान में 4-5 हिस्से हो जाएं, ईरान की जो रजीम है वो ख़त्म हो जाए और ईरान का जो रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, हूथी भी ख़त्म हो जाए, गज़ा में हमास भी ख़त्म हो जाए, उधर आपका हिजबुल्लाह भी ख़त्म हो जाए, उधर आपका कल जहाँ पर इराक में हमला किया है वो पॉपुलर फ्रंट वो भी ख़त्म हो जाए, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट जो PMF है सब ख़त्म हो जाए। यानी दोनों के वजूद की लड़ाई बन गई है। अमेरिका जो चाहता है वो होना यानी ईरान का वजूद ख़त्म हो जाना, ईरान जो चाहता है वो होना यानी इजराइल का वजूद ख़त्म हो जाना और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो हस्तक्षेप है, जो दखल है वो ख़त्म हो जाना। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट के भरोसे तो अमेरिका की इकॉनमी चल रही है। अगर पेट्रो डॉलर ख़त्म हो जाए तो अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। बहुत ऐसा एक डिसीजन है जो पूरी तरह से हारने के बाद ही अमेरिका कर सकता है। ऐसे ही ईरान की जो रेजीम है जब वजूद पे बात आ जाएगी तो कुछ भी करेगी। इसलिए फिलहाल ये जंग कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। ये जंग फिलहाल तो यही लगता है कि लंबा चलेगी। ये हो सकता है फिर कोई छोटा सा समझौता हो जाए, महीने 2 महीने खामोशी रहे और फिर से बम गिरने लगे, लेकिन फिलहाल ये जंग खत्म हो जाएगी ये पॉसिबल नहीं है। ये जंग दोनों में से किसी एक के मुकम्मल हार के बाद ही खत्म होगी और दोनों ही ऐसे नहीं हैं जिनकी मुकम्मल हार कोई आसान हो। तो एक चिंगारी भी इस जंग को और बड़ा कर देगी, कुछ कोशिशें इस जंग को थोड़ा और छोटा कर सकती हैं। और आप देखिए जंग धीरे धीरे फैलती जा रही है। इजिप्ट तक पहुंच गए ड्रोन, आगे कहां कहां तक जाएंगे हम नहीं जानते। और फिलहाल मुझे यह लगता है कि यह जंग फॉरएवर जंग की तरफ जा रही है, जिसमें मिडिल ईस्ट का भी बहुत नुकसान होना है और दुनिया का भी बहुत नुकसान होना है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।